दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हमने दिए हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। सभी क्वेश्चन को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कारण सहित आपको उसका उत्तर बताएंगे। साथियों, वैसे ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ है जिसका टेस्ट नंबर 69 था। आप यदि इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे इसे शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि लोड साइड पर टाइपिकली सामान्यतः एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज का मान क्या होता है, ये पूछा था उसने। वोल्टेज और वायर दोनों के बारे में दिया था। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर जो ट्रांसफार्मर होता है हमेशा स्टार में कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी साइड में, यानी ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होते हैं वो डेल्टा स्टार होते हैं। और डेल्टा स्टार में यानी स्टार सप्लाई जो है तो वो हमेशा 3 फेज़ 4 वायर प्रकार का सप्लाई होता है। वोल्टेज की यदि मैं बात करूं तो 415 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए सही माना जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन की ओर जाना होगा। 4 वायर 440 वोल्ट, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 4 तारें यानी 3 फेज़ की, एक न्यूट्रल का तार हो गया और 440 वोल्ट हो गए। अगला हमारा सवाल था, स्टेटर में स्लॉट है 36, 4 पोल है, जो कॉइल का स्पान है वो 1 से 8 है। पिच फैक्टर की गणना कीजिए। सबसे पहले साथियों हमें अपने अकॉर्डिंग पिच की कैलकुलेशन करनी होगी। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। देखिए, स्लॉट थे 36, पोल है 4, पिच का मान आया 9। दोस्तों अपने हिसाब से पिच का मान 9 आया, जबकि कॉइल स्पान 1 से 8 लिया गया। इसका मतलब कॉइल जो पिच ली गई थी 7 ली गई थी। वाइंडिंग को कितना छोटा कर दिया हमने? 2 स्लॉट के लिए हमने छोटा कर दिया। यानी ये वाइंडिंग 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल तो नहीं की गई। हमें ये देखना है कि वाइंडिंग कितनी छोटी कर दी गई। देखिए ज़रा, जो पिच हमने ली है यानी वास्तविक पिच बोलते हैं इसको, 7 है। पूर्ण पिच का मान कितना है? 9। इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जो अपना आएगा 140 डिग्री आएगा। वाइंडिंग 180 डिग्री पर होना चाहिए था, जबकि हमने 140 डिग्री पर कर दिया। कुल मिलाकर वाइंडिंग 40 डिग्री छोटा हो गया। तो अपन इसके लिए जो पिच फैक्टर का मान होता है वो रहता है कोस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा का मान 40 आया था, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कोस 20 जो है पिच फैक्टर का मान आ जाएगा। बी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि अक्सर धूल भरी हवा को समाप्त करने के लिए ये नियोजित किए जाते हैं। किस प्रकार के फैन जो है वो इनके लिए? तो आई थिंक ये सबका सही हुआ होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं इसको, हिंदी में निकासी पंखा के नाम से जानते हैं। एग्जॉस्ट फैन का अक्सर इनके लिए हम यूज करते हैं। अगला हमारा सवाल, ये ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जिसके साथ में एक एक्चुएटर लगा रहता है, जो कॉन्टैक्ट के पूरे मैकेनिज्म के साथ मैकेनिकली कनेक्टेड होता है और ये संचालित होकर या तो वैद्युतीय परिपथ को भंग करता है या वैद्युतीय परिपथ को बनाता है। यानी या तो ये एनओ करता है या एनसी करता है। दोस्तों इसको बोलते हैं लिमिट स्विच। वास्तव में जो मोटराइज वाल्व होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं, तो मोटर अपने आप रुक जाती है वाल्व ओपन होने के बाद, वाल्व क्लोज होने के बाद। मोटर को कैसे पता लगा होगा कि वो वाल्व पूरा कंप्लीट ओपन हो चुका? तो इनके लिए हमने लिमिट स्विच साथ में सेट किए हुए होते हैं। जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट को कमांड जा रही थी वो एनसी था,
जैसे ही वाल्व पूरा ओपन या क्लोज हो जाता है तो वो NC जो है वो NO बन जाता है और कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है, मोटर की कमांड रुक जाती है। इसको लिमिट स्विच बोलते हैं। A ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि किसी भी योजनाबद्ध कनेक्शन का सबसे सरलतम रूप कौन सा होता है। सबसे आसान जो कनेक्शन होता है वो सर्किट डायग्राम होता है। वायरिंग करते समय एक टेक्नीशियन 4 प्रकार के डायग्राम बनाता है, जिनमें एक है सर्किट डायग्राम, जिसका दूसरा नाम स्कीमेटिक डायग्राम भी होता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिया था। एक होता है लेआउट डायग्राम, ये होता है एस्टीमेट का अनुमान लगाने के लिए। वायरिंग डायग्राम होता है तार, केबल, PVC, कैसिंग, कैपिंग या पाइप का पूरी तरह से अनुमान लगाने के लिए। इंस्टॉलेशन डायग्राम होता है कि वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हमें किससे दिखाई देगी, पूरे उस अधिष्ठापन का डायग्राम जो होता है वो होता है इंस्टॉलेशन डायग्राम। कुल मिलाकर के 4 डायग्राम वायरिंग में बनाए जाते हैं। जो सबसे सिंपल रूप जो है वो सर्किट डायग्राम होता है। ये इलेक्ट्रीशियन अपनी समझ के लिए बनाता है कि मुझे वायर कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे डालने होते हैं। अगला हमारा सवाल है कि VIR जो वायर होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ये आप सबका सही होगा। B ऑप्शन की ओर हमें जाना है। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर इसका पूरा नाम होता है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा नियंत्रण प्रणाली AC ड्राइव के लिए प्रीफर नहीं किया जाता है, अधिमान्य नहीं है। देखिए, ड्राइव AC और DC 2 तरह के होते हैं, यानी मशीन मोटर के द्वारा जो हम किसी भी सिस्टम को चलाते हैं वो ड्राइव कहलाता है। AC और DC दोनों मोटर इनके लिए यूज हो सकती है, नो डाउट। अब सवाल ये आता है कि हम जब AC मोटरों को लगा रहे हैं तो कंट्रोल करने के लिए देखो, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करके हम ऐसी मोटरों की स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से भी करते हैं, VFD बोलते हैं ना जिसको, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या आजकल तो VVVF आ गया, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी है। रोटर रेजिस्टेंस से हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का करते ही आए। फील्ड कंट्रोल जो है ना, ये AC का नहीं होता, ये केवल DC मशीनों का हो सकता है। D ऑप्शन की ओर हमें जाना है। फील्ड कंट्रोल जो है वो AC ड्राइव के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। अगला हमारा सवाल है, एक केबल पर वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, चालक सतह पर होता है। इसकी जगह यदि कोर ऑप्शन आ जाए तो वो भी आप कर सकते हो, यानी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर या एट द सरफेस ऑफ कोर, वहाँ पर वोल्टेज का प्रतिबल सबसे अधिक होता है। दोस्तों, वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर यानी बल होता है, और उस बल का एक विपरीत प्रतिबल हमेशा होता है न्यूटन के नियम के अनुसार, उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। चालक लाइन में जब 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर से ऊपर जब होता है तो उसी को हम कोरोना कहते हैं। अगला हमारा सवाल है कि बेलनाकार रोटर प्रकार के अल्टरनेटर किसके द्वारा संचालित होते हैं। ये सामान्यतः लंबाई में अधिक और व्यास में कम होते हैं। इनमें 2 पोल होते हैं और उच्च स्पीड के लिए, उच्च गति के लिए इनका यूज करते हैं। सामान्यतः टर्बो अल्टरनेटर और स्टीम अल्टरनेटर में इनका हम उपयोग करते हैं। 2 पोल होते हैं, 3000 RPM पर इनका उपयोग करते हैं। C ऑप्शन की ओर जाएंगे, स्टीम टरबाइन, जबकि वाटर टरबाइन, विंड मिल्स, इनमें सेलिएंट प्रकार का रोटर होता है। अल्टरनेटर के रोटर 2 तरह के होते हैं, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार और सेलिएंट प्रकार का। अगला सवाल है कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 3 फेज AC में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होती है। C ऑप्शन की ओर जाना है। 3000 से लेकर 3500 वोल्टेज तक वोल्टेज की सप्लाई होती है, जबकि 16.66 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 16 सही 2/3 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन सही रहेगा। C ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ल्यूमिनस एनर्जी, यानी प्रदीप्ति ऊर्जा के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, तो इसको ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं।
और ल्यूमन में ये मापा जाता है। सी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे, प्रदीप्ति फ्लक्स इसको कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस में 2 गेट टर्मिनल होते हैं? देखिए SCR FET और IG FET इन सब में एक एक गेट टर्मिनल होता है, जबकि SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच बोलते हैं, इसमें 2 गेट होते हैं। डी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है कि एनर्जी बैंड के संदर्भ में एक सेमीकंडक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोस्तों अर्धचालक जो होता है इसका कंडक्शन बैंड लगभग खाली, संयोजी बैंड लगभग भरा हुआ और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा बैंड होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए तीनों इसके बारे में सही है। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अच्छी परिभाषा है, इसे याद जरूर रखें। अगला सवाल है, वार्ड-लियोनार्ड विधि सामान्यतः किस प्रकार की कंट्रोल मेथड में आती है? वार्ड-लियोनार्ड विधि डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल करने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। सबसे सूक्ष्म नियंत्रण इसमें प्राप्त किया जा सकता है और ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के रूप में मानी जाती है। जनरेटर की फील्ड को हम रियोस्टेट लगा करके कंट्रोल करते हैं, तो जनरेटर द्वारा इंड्यूस वोल्टेज सीधा सीधा मोटर के आर्मेचर को दिया जाता है। यानी मोटर का जो गति है वो आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड कहते हैं। अगला सवाल है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती है? वो धारा के वर्ग के समानुपाती है। ए ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पदार्थ में सबसे कम प्रतिरोधकता है, यानी सबसे अच्छा चालक कौन है, यूँ पूछा जा सकता है। तो इन चारों में से कंपैरिजन करना था तो कंपैरेटिवली कॉपर जो है वो सबसे अधिक चालक है इनमें, इसलिए जो रेजिस्टिविटी है वो तांबे की सबसे कम होगी। अगला सवाल है, एक पावर स्टेशन का लोड फैक्टर कैसा होता है? भार गुणांक हमेशा इकाई से कम होता है क्योंकि ये औसत भार और मैक्सिमम मांग का अनुपात होता है। तो औसत भार जो होता है वो मैक्सिमम मांग से हमेशा कम होता है, इसलिए लोड फैक्टर का मान इकाई से कम आता है। अगला सवाल है, जब इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन में हो तो स्लिप कितना होगा? स्टैंड स्टिल को हिंदी में बोलते हैं रुका हुआ या स्थिर अवस्था। जब मोटर रुकी हुई है तो रोटर गति का मान 0 है, इसलिए स्लिप इकाई होती है। ए ऑप्शन की ओर हम इसमें जाएंगे। अगला सवाल है कि जनरेटर से ग्रिड को जोड़ने वाले ट्रांसफार्मर का सामान्यतः प्रारूपिक वोल्टेज कितना होता है? देखिए दोस्तों, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज का तो कोई ज़रूरी नहीं कि 132 किलोवोल्ट का हो, वो 220 kV का या 400 kV का भी हो सकता है, जैसा कि अपने यहाँ जनरेटिंग स्टेशन में होता है। लेकिन प्राइमरी साइड का जो है ना, ये या तो 33 या 11 का होता है, इसलिए या तो ए ऑप्शन होगा या बी होगा। तो देखिए सेकेंडरी साइड के लिए फिर बी ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। ए में 3.3 किलोवोल्ट दिया हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम सब जानते हैं कि जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, ना कि स्टेप डाउन। बी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। 11 को 132 में करने वाला ट्रांसफार्मर मोस्टली देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी किस से प्रभावित नहीं होती? चालक प्लेटों की मोटाई से नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन देखें ना, तब चालक प्लेटों के एरिया से होगा, एरिया के समानुपाती है। जो उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक कैसा था, उससे भी है। प्लेटों का आइसोलेशन यानी प्लेटों के बीच में दूरी, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो चालक प्लेट की जो मोटाई है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है। चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे। अगला सवाल, 16 बिट जो है उसमें कितने निब्बल होते हैं? देखिए भाई, 4 बिट जो होती है वो मिल करके एक निब्बल बनाते हैं। तो 16 बिट के लिए 4 का इसमें भाग देना था, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी 16 बिट 4 निब्बल के बराबर है। यदि बाइट पूछा होता इसमें तो 2 आता, क्योंकि 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाते हैं।
अगला सवाल है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में एक फ्यूज उड़ गया। साथियों याद रखें, इस पोजीशन को कहते हैं सिंगल फेजिंग। क्या बोलते हैं? एकल कला दोष। और इससे बचाने के लिए मोटर में जो सुविधा का उपयोग करते हैं उसको सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर बोलते हैं, जो मोटर को सिंगल फेजिंग से प्रोटेक्ट करता है, मोटर को जलने से बचाता है। अगला सवाल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है वो अधिकांशतः कौन से होते हैं? तो पोल माउंटेड ही होते हैं। ज़्यादातर यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को देखेंगे तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो आपको पोल पर ही मिलेगा, और वो भी कैसे होंगे? 2 पोल के बीच रखा जाता है, जिसको एच टाइप पोल भी बोला जाता है। अगला हमारा सवाल, वैद्युतीय उपकरणों के रख रखाव के लिए यानी मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता है तो उसको ऑपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। परिचालन कॉस्ट के नाम से वो जाना जाता है। रनिंग के दौरान फॉल्ट आता है तो वो ऑपरेशन कॉस्ट यानी परिचालन लागत की श्रेणी में इसको गिना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कि जब ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ेगा तो लाइन लॉस घटेगा, इसीलिए तो हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। भारत में जो पावर है वो हाई वोल्टेज पे हमेशा ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिशन वोल्टेज की यूनिट जो रखी जाती है वो किलो वोल्ट होता है, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो कांस्टेंट पावर के साथ करंट कम हो जाता है, इसलिए IR ड्रॉप भी कम हो जाता है और I² × R लॉस भी कम हो जाता है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है कि जब ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ेगा तो लाइन लॉस घटेगा। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं।